हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सेंट्रिक। आई होप कि अभी तक के सारे सेशंस आप लोगों ने देखे हैं। और लास्ट सेशन में हमने क्या बात की थी? लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि किसी बॉडी में किन्हीं म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में नॉर्मल स्ट्रेस आने की क्या कंडीशन होती है, कब स्ट्रेस आता है, कब स्ट्रेस नहीं आता। और क्या कंक्लूड किया था हमने कि स्ट्रेस आने के लिए किसी नॉर्मल डायरेक्शन में या तो लोड होना चाहिए या उस डायरेक्शन में जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, चाहे फुली या कंप्लीटली। तो अब इस बात को और गहराई से समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर ये गेट का क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये ईएससी का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। और हमारी इस लेक्चर सीरीज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 31, राइट? ओके, सो ये 31वां क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो आई होप जैसे हम हमेशा करते हैं आप इसको पहले सॉल्व करोगे, है ना? वीडियो देखने से पहले मैं अब शुरू करता हूं। आप आई होप कि पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, एन इलास्टिक बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है भाई, एक हमारी बॉडी है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रही है वो px लग रही है। अब देखिए, ऐसा भी कभी कभी करते हैं। नॉर्मली हम p को जो शो करते हैं, डिनोट करते हैं, p से हम लोड डिनोट करते हैं, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, सो कभी कभी एग्जाम्स में क्या करता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए स्ट्रेस को p बता देता है। ठीक है, कुछ बुक्स भी ऐसी होती हैं जो स्ट्रेस को p बताती है। देखिए, नोटेशन के जाल में नहीं फंसना, है ना? क्वेश्चन सही से पढ़ना है, एब्जॉर्व करना है। सो क्या बोलता है? एन इलास्टिक बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस px इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन if the lateral strain in other two directions are prevented by applying py and pz in this direction, then py pz is equal to, तो py और pz किसके बराबर होगा? तो मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए थे, है ना? चलिए एक बार मैं ऑप्शन भी दे देता हूं कि आप इवेल्युएट कर ले। सो लेट्स सपोज 0 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स, तीसरा ऑप्शन म्यू सिग्मा एक्स 1 माइनस म्यू, और चौथा ऑप्शन है म्यू सिग्मा एक्स 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने बिना सॉल्यूशन के किया हो, बिना ऑप्शन के किया हो, तो आप एक बार अपना ऑप्शन भी मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें py pz निकालना है, py pz निकालना है। अब कई लोगों को ये भी लग सकता है सर ये 0 है। सबसे पहली बात, 100% ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साफ लिखा हुआ है lateral strains in the other two direction. The lateral strain in other two direction is prevented by py and pz. यानी lateral strains को डिस्ट्रॉय किया गया है, उन्हें खत्म किया गया है, उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारी y और z डायरेक्शन में हमारी स्ट्रेसेस आने वाली है। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में जो हमारी बॉडी थी, इस कंडीशन में जो हमारी बॉडी थी वो कुछ इस प्रकार की रही होगी, और इसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमारा जो लोड लग रहा है वो कुछ होगा। तो लोड लग रहा है हमारा, मान लीजिए, अब भाई P से इन्होंने बताया है स्ट्रेस को, तो अपन P दिखाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको P नहीं दिखाएंगे, है ना? ओहो, फिर ऑप्शन चले गए। एक बार फिर से लिख देता हूं, है ना? 0, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन आई होप आप सब लोग समझते हैं कि टेक एंड है, राइट? 1 प्लस म्यू, तो ये ऑप्शन थे हमारे। और हमारा डायग्राम क्या है? तो इंस्टेड ऑफ P से दिखाने के अपन इसको F बना देते हैं। ठीक है, ये अपन का, इसको हटाओ, ये क्या हो गया? ये F हो गया। ठीक है, तो इसको अपन Fx बोल देते हैं। ठीक है, सो x डायरेक्शन में कुछ लोड है, x डायरेक्शन में कुछ लोड है, जिसकी वजह से x डायरेक्शन की स्ट्रेस क्या आ रही है? px आ रही है। नाउ इफ द लेटरल स्ट्रेन इन अदर टू डायरेक्शन, अदर दो डायरेक्शन में जो लेटरल स्ट्रेन्स है वो प्रिवेंट की हुई है। प्रिवेंट की हुई है मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन होगा,
है ना। अब थोड़ा सा इस बात को महसूस भी करना है, ठीक है। अब जब रिस्ट्रिक्शन होगा, आपने इसको कंप्रेस किया तो लिटरल डायमेंशन में ये एक्सपैंड करना चाह रहा है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एक्सपैंड नहीं होने दे रहे हैं। तो जब ये एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन वहां पे टिका हुआ है, मतलब क्या है कि रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर कुछ रिएक्शन फोर्सेस डाल रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ रिएक्शन फोर्स आएगी, है ना। मान लीजिए ये आर वाई, मतलब कुछ रिएक्शन, रिस्ट्रिक्शन हमें रिएक्शन देंगे आर वाई, और जो रिएक्शन जेड में आएगा, लेट्स सपोज आर जेड, ठीक है, लेट्स सपोज आर जेड। और क्योंकि मैंने बॉडी पे बनाया है तो ध्यान रखिएगा ये सारी फोर्सेस है। मतलब कुल मिलाकर के क्या जुगाड़ हो गया, कुल मिलाकर के ये जुगाड़ हो गया कि तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी फोर्सेस आना शुरू हो गई। तो ये तो कुछ देखा देखा मामला है ना। जब तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस आ जाती हैं तो भाई इस फॉर्मूले का अपन यूज कर सकते हैं, सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू बाई ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड। आई होप इसको हमने बहुत इलैबोरेटिव वे में डील किया था, तो आप में से किसी को भी इसमें से कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। सो एप्सिलॉन वाई क्या बोल रहा है बेटा, इट इज प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग, ठीक है। आप चाहे तो एप्सिलॉन जेड वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एप्सिलॉन वाई इज प्रिवेंटेड, अंग्रेजी का शिकार नहीं होना, प्रिवेंटेड मतलब जीरो हो गया, ठीक है। सिग्मा वाई कितना दे रहा है कि पी वाई है और कंप्रेसिव है, तो आप माइनस पी वाई यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ई माइनस म्यू बाई ई, माइनस म्यू बाई ई। अब सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स बोला पी एक्स, सिग्मा एक्स बोला, अच्छा ऑप्शन में मैंने पी एक्स की जगह सिग्मा एक्स लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको पी बना लो, खैर इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, इतना तो आप समझ ही रहे हो, है ना। मैंने ऑप्शन में पी एक्स की जगह सिग्मा एक्स लिख दिया जल्दी जल्दी में, कोई दिक्कत की बात नहीं, छोड़िए। सो सिग्मा एक्स बराबर क्या है पी एक्स, और सिग्मा जेड बराबर क्या है, सिग्मा जेड और पी वाई बराबर है। और यहां भी एक माइनस साइन लगा दो क्योंकि ये भी कंप्रेसिव है, और यहां भी एक माइनस साइन लगा दो, और इसको पी जेड लिखने की बजाय पी वाई ही लिख देता हूं, है ना, क्योंकि पी वाई पी जेड तो दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहां से पहली बात तो माइनस खत्म हो गए और माइनस खत्म हो गए, और पी वाई में निकालना चाहूं, पी वाई में निकालना चाहूं तो क्या निकल के आएगा बेटा, क्या निकल के आएगा, तो ये ई भी खत्म हो गया, ई भी खत्म हो गया। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ रहा है, म्यू पी एक्स अपॉन 1 माइनस म्यू, ठीक है। आप इसको सॉर्ट आउट करिए, ये माइनस, पहले तो माइनस हट गया, नहीं समझ में आ रहा है क्या, नो वरीज, चलो लेट इट बी। सो यहां से बेटा, यहां से हमने कहां तक कर लिया था, इसको हटा देते हैं। हमारा एप्सिलॉन वाई क्या था बेटा, हमारा एप्सिलॉन वाई था सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू बाई ई माइनस म्यू बाई ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड, ठीक है। अब हम ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एप्सिलॉन वाई है जीरो, एप्सिलॉन वाई है जीरो, सिग्मा वाई कितना है, ये बराबर है पी वाई अपॉन ई के, और माइनस साइन जैसे अभी चलो लगा लेते हैं टाइम भी, माइनस साइन वैसे यहां पे आपको कोई यूज नहीं आएगा। सिग्मा एक्स बराबर क्या है माइनस पी एक्स, सिग्मा जेड बराबर क्या है पी जेड, और पी जेड पी वाई इक्वल है, तो मैं यहां पे माइनस पी वाई लगा देता हूं। तो अगर इस पूरे इक्वेशन में एक माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो क्या बन जाएगा, पी वाई माइनस म्यू पी एक्स प्लस पी वाई, ई तो जीरो से खत्म ही हो जाएगा, इस इक्वल टू जीरो, इस इक्वल टू जीरो। तो यहां से पी एक्स क्या, यहां से पी वाई क्या आ रहा है, यहां से हमारा पी वाई क्या आ रहा है, तो 1 माइनस म्यू और म्यू पी एक्स उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, म्यू पी एक्स अपॉन 1 माइनस म्यू, ठीक है, म्यू पी एक्स अपॉन 1 माइनस म्यू। तो ये हमारा ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और लास्ट सेशन में हमने इसी बारे में बात की थी कि जब हम डिफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो स्ट्रेस आती है। तो आज के सेशन में हमने वो स्ट्रेस निकाल भी दी, और ये पी वाई और पी जेड दोनों बराबर होंगे। सो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है, वेरी गुड। सो ये थोड़ा सा हम स्ट्रेस में अंदर गए, ठीक है सर। अभी भी स्ट्रेस को मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, उसका टेंसर मैट्रिक्स वगैरह नहीं बनाई, वो भी बनाएंगे टाइम आने पे, वो भी बनाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो अब बेटा
अब बेटा इस बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है थर्मल स्ट्रेसेस। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। अच्छा, कई बार मैं जब इस टॉपिक को सिविल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो वो कहते हैं सर ये हमारे कोर्स में है क्या, लिखा नहीं हुआ है सिलेबस में। अरे फालतू बात, बिल्कुल है, 100% है। पीछे सालों में कई बार कई क्वेश्चन आए हुए हैं और मैंने यहां पे लगा रखे हैं, आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, सो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सो नाम क्या है टॉपिक का? थर्मल स्ट्रेस। आपकी अंतरात्मा को क्या कह रही है कि थर्मल स्ट्रेस लिखा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसका लेना देना तापमान के साथ है, टेम्परेचर के साथ है। राइट। तो अगर मैं यहां पे अगेन एक बॉडी बनाऊं, मान लेते हैं कि एक मैंने बॉडी बनाई जिसकी डायमेंशन थी हमने एक बॉडी बनाया। ठीक है, थोड़ा सा इधर बना रहा हूं, मान लेते हैं जिसकी डायमेंशन है हमारी L, B एंड D, जिसकी डायमेंशंस है हमारी L, B एंड D। ठीक है, सो अब आप इस बात को क्या महसूस करते हैं कि अगर किसी बॉडी का तापमान चेंज किया जाए, ठीक है, अगर किसी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज किया जाए, अगर उसकी टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, तो एक सामान्य बॉडी क्या बिहेवियर शो करती है? तो अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जनरली उस मटेरियल में एक्सपेंशन की टेंडेंसी देखने को मिलती है, और अगर उसका टेम्परेचर घटाया जाए तो इसका विपरीत होता है, इसका वाइस वर्सा होता है, इसका उल्टा होता है कि हमारे टेम्परेचर घटाने से मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, सिकुड़ने की कोशिश करता है। तो मान लीजिए अगर इस बॉडी का मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या टेंडेंसी होगी? ये एक्सपेंड करने का कोशिश करेगा, मतलब एल भी इंक्रीज करने का कोशिश करेगा, एल भी इंक्रीज करने का कोशिश करेगा, ओके, बी भी इंक्रीज करने का कोशिश करेगा और डी भी इंक्रीज करने का कोशिश करेगा। राइट और रॉन्ग बेटा? राइट और रॉन्ग। तो सारी डायमेंशन में इंक्रीज होने को मिलेगा। अब आप में से कोई समझदार बच्चा सोचेगा सर आपने तो कहा था कि अगर एल में इंक्रीज होता है तो बची दो डायमेंशन में डिक्रीज होता है। तो बेटा मैंने बिल्कुल ऐसा कहा था, लेकिन ये तब वैलिड था जब एक लोड लग रहा था। ठीक है, तो जो पॉइजन इफेक्ट आता है वो तब आता है जब एक मैकेनिकल लोड लग रहा हो, जैसे आज तक हम लगाते आए, टेंसाइल, कंप्रेसिव जैसा। अगर हमारा लोड बॉडी में किसी डायरेक्शन में है तब पॉइजन इफेक्ट विजिबल होगा और पॉइजन इफेक्ट आएगा। ठीक है, पॉइजन इफेक्ट हमेशा मैकेनिकल लोड जो कि टेंसाइल, कंप्रेसिव एक्सेट्रा हो सकते हैं उनकी कंडीशन में आता है। ठीक है, टेम्परेचर की कंडीशन में पॉइजन इफेक्ट वैलिड नहीं होता। तो यहां पे सारी डायमेंशन एक साथ इंक्रीज कर सकती है, एक साथ डिक्रीज कर सकती है। तो अब सबसे पहली चीज जो हमको निकालने की सोचनी चाहिए या दिमाग में आनी चाहिए कि साहब ये इंक्रीज कितना होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो कितना इंक्रीज एल में होगा, कितना इंक्रीज विड्थ में होगा, कितना इंक्रीज डेप्थ में होगा, कितना इंक्रीज डी पे होगा। अच्छा, एक बात हम ये भी महसूस करते होंगे कि हर मटेरियल टेम्परेचर चेंज पे डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। कुछ मटेरियल तो ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, कुछ मटेरियल कम एक्सपेंड होता है। तो ये बात किस पे निर्भर करती है? जाहिर सी बात है इसको भी गवर्न करने के लिए भगवान ने हर मटेरियल को कुछ प्रॉपर्टी दी है जिसका नाम हम इंजीनियर लोगों ने रख दिया है अल्फा। और ये अल्फा क्या है? नॉर्मली हम अल्फा से दिखाते हैं, कोई भी नोटेशन से दिखाया जा सकता है। हमारा अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इसका नाम अपन क्या रखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और ये भी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। तो अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ा या घटा, तो आप देख सकते हो कि सब में कुछ इंक्रीज हुआ है। ये L प्लस डेल्टा L हो गया, ये B प्लस डेल्टा B हो गया इधर, राइट, B प्लस डेल्टा B हो गया, और इधर
इधर हमारा वर्टिकली d प्लस डेल्टा डी हो गया। आई होप कि आप महसूस कर पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब हमारा इरादा क्या है सर? अब हमारा इरादा है कि जैसे हम पीछे डिफॉर्मेशंस निकाले थे, क्योंकि सॉम में डिफॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर और हम इसको देखते और समझते आ रहे हैं, तो वैसे ही टेम्परेचर की वजह से हम चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो कितना होगा? अल्फा डेल्टा टी इनटू एल, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। डेल्टा बी निकालेंगे तो अल्फा डेल्टा टी इंटू बी, और डेल्टा डी निकालेंगे तो अल्फा डेल्टा टी इंटू डी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर अल्फा आपके पास है तो टेम्परेचर चेंज में मल्टीप्लाई करिए और करस्पॉन्डिंग डायमेंशन में मल्टीप्लाई करिए जिसमें आप थर्मल डिफॉर्मेशन निकालने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। यूनिट की बात करूं तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट मान लीजिए मीटर है, इसकी यूनिट मीटर है, तो ये मीटर तो खत्म ही होने वाले हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर चेंज की तो डिग्री सेल्सियस, है ना। और जब हम चेंज की बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस हो, डिग्री केल्विन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की यूनिट क्या हो जाएगी? पर डिग्री सेल्सियस या समटाइम्स पर केल्विन, ठीक है। देखो, जब हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं तो सेल्सियस हो केल्विन हो कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। तो अल्फा की यूनिट क्या हो गई? पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है, जब हम सॉम में शुरुआत किए थे तो हमने ये बात की थी कि सॉम हम डिजाइन के लिए पढ़ते हैं। तो जब हम सॉम डिजाइन के लिए पढ़ते हैं तो बेटा मटेरियल को चुनना भी हमारे हाथ में है, ठीक है। मटेरियल को चुनना भी हमारे हाथ में है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि बेटा कोई कंपोनेंट आपको बनाना है, कोई कंपोनेंट डिजाइन करना है, तो आप कैसे मटेरियल का चुनाव करना पसंद करेंगे? जिसका अल्फा ज्यादा हो या जिसका अल्फा कम हो? अब कई लोग कहें सर ज्यादा हो क्योंकि दिल मांगे मोल। अरे नहीं बाबा, सोचिए आपने कोई कंपोनेंट बनाया, उसको दो सपोर्ट में बिठाया, ठीक है। ये मान लीजिए एक सपोर्ट लगाया, ये एक सपोर्ट लगाया, इस कंपोनेंट को आपने इस सपोर्ट के बीच में फिट किया, ठीक है। और आपको पता है ठंडी गर्मी कितनी होती है, टेम्परेचर इंक्रीज किया और इस मटेरियल का एक्सपेंशन हो गया या कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो क्या ये अपनी पोजीशन को मेंटेन रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। यानी ये अपना पर्पस डिलीवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, यानी कि फेल हो जाएगा और हमारे सॉन्ग का पर्पस खराब हो सकता है। तो जाहिर सी बात है हमें ऐसा मटेरियल का चुनाव करना चाहिए जिसका अल्फा कम हो, ठीक है। अल्फा शुड बी लो। तो सर सबसे कम अल्फा किसका होता है? तो सबसे कम अल्फा होता है डायमंड का। अरे बाबा रे, जानते हो कितना महंगा आता है ना? इतना छोटा सा डायमंड। चले जाओ, बस कुछ कहना नहीं चाहता मैं, है ना। डायमंड बहुत महंगा चीज है। अब डायमंड का कुछ बना दिए तो बेटा लोग ले लेकर जाएगा, है ना। पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, किसी सेंस से बैठता नहीं है। तो भैया इंजीनियर लोग हैं तो क्या करेंगे? इसको कुछ बाईपास करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो उसके लिए डेवलप किया गया एक मटेरियल जिसका नाम होता है इनवार। सर ये सब बातें पूछी जाती हैं? बिल्कुल पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं, ठीक है, ठीक है। आप क्वेश्चंस देखोगे बिल्कुल मिलती है, तो थोड़ा हमको समझना है। तो इनवार एक ऐसा मटेरियल है जिसका अल्फा जो है वो बहुत कम होता है और नियरली एक तरीके से डायमंड को टक्कर देता है। तो सर ये इनवर क्या होता है, कैसे बनता है? तो ये इनवर बेसिकली आयरन और निकल का एलॉय है, यानी एक तरीके का निकल बेस स्टील एलॉय है। तो आयरन और निकल को मिलाकर के इनवर बनाते हैं, ठीक है। कहां यूज होता है? तो बेसिकली इस इनवर का इस्तेमाल used in making the most important thing in the world। क्या है most important thing in the world? मेरी समझ से most important thing in the world है gauges। क्यों भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों है? gauges क्या होते? जो मेजरमेंट करते। अब सोचो
आपने एक मेजरिंग डिवाइस बनाई और उसका थर्मल एक्सपेंशन हो गया। अब आप सोचिए, इस दुनिया में जिस चीज से हम मेजरमेंट करते हैं, नापते तोलते हैं चीजों को, अगर उसी में गड़बड़ी हो गई तो ये दुनिया ही नहीं बर्बाद हो जाएगी? क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी समझ, मेरा विवेक मुझे कहता है, विवेक मतलब मेरी बुद्धि, मेरा भाई नहीं, ठीक है। सो गेजेस मतलब मेजरमेंट करने के लिए अगर मेजरमेंट ही दुनिया में इधर उधर हो गई तो बेटा सारी दुनिया ही गलत बन जाएगी, इधर की उधर हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? ठीक है। तो गेजेस बनाते वक्त हम इनवर मटेरियल का प्रयोग करते हैं ज्यादातर, ताकि उसमें थर्मल एक्सपेंशन ना हो और उसकी एक्यूरेसी बनी रहे, उसकी एक्यूरेसी बनी रहे। तो ये बात हो गई हमारी अल्फा की। चलिए फिर वापस आते हैं, फिर से बॉडी बनाते हैं। कोई नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस बार थोड़ी सी सुंदर बनाने की कोशिश करता हूं। ज्यादा सुंदर तो देखो मुझसे नहीं बनता है, उसमें टाइम बहुत लग जाता है। तो अपन थोड़ा सा, क्योंकि अब आपका और हमारे बीच में मेरे को समझ में आता है कि इतने सेशन आपने मुझे देखे हैं, तो अब आप मेरे को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेटर करेंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा बेटर हो जाए। चलो वंडरफुल, इतना काफी है ना। चलो जी। सो हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास एक बॉडी है और इसका जो हमारा लेंथ है वो L है, इसका विड्थ है B, इसकी डेप्थ है D, और इसके टेम्परेचर को, इसके तापमान को डेल्टा T से इंक्रीज किया और उसकी वजह से हमें चेंज इन लेंथ मिला अल्फा डेल्टा टी एल, हमें चेंज इन विड्थ मिला अल्फा डेल्टा टी इंटू बी, और हमें चेंज इन डेप्थ मिला अल्फा डेल्टा टी इंटू डी। अब मेरा सवाल आप लोगों से बेटा ये है कि चलो अब मुझे ये बताओ कि इसमें थर्मल स्ट्रेस कितनी आई, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, थर्मल स्ट्रेसेस। तो बताइए इसमें थर्मल स्ट्रेस कितनी आई, इसमें थर्मल स्ट्रेस कितनी आई? तो आप कहोगे सर इसमें थर्मल स्ट्रेस आई कितनी? कुछ भी नहीं। क्यों भाई कुछ भी नहीं? लास्ट सेशन में क्या देखा था? स्ट्रेस आने की दो कंडीशन होती है, या तो किसी डायरेक्शन में लोड हो, दिखता है क्या लोड? अरे सर टेम्परेचर तो चेंज हुआ। अरे लोड, टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या हुआ, है ना, लोड तो नहीं है। अच्छा टेम्परेचर चेंज होने से लोड लगेगा? अरे कहां लोड लगेगा, कहीं नहीं लोड लगेगा। अरे भाई अभी एसी चला दूं मैं यहां पे, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कोई लोड पड़ने लगेगा मुझ पे? कुछ नहीं होने वाला है, फालतू बात है, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारा चेंज होगा, कोई लोड नहीं लगेगा, मतलब पहली कंडीशन फेल हो गई, पहली कंडीशन फेल हो गई, किसी डायरेक्शन में लोड नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि भैया जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होना चाह रहा हो वहां पे रिस्ट्रिक्शन हो। तो बेटा ये एक्सपैंड करना चाहता है, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, एक्सपैंड करना चाहेगा, एक्सपैंड कर जाएगा। तो भैया देयर इज नो रीजन फॉर एनी स्ट्रेस इन दिस बॉडी, मतलब इस बॉडी में स्ट्रेस आने की कोई भी वजह नहीं है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि कोई भी स्ट्रेस हमारी नहीं आई है, और इस केस को हम कहते हैं अंग्रेजी में फ्री एक्सपेंशन। क्या कहते हैं? फ्री एक्सपेंशन। ऑलराइट, सो क्या है? फ्री एक्सपेंशन, इसको हम बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन। तो जब भी एक बॉडी फ्री टू एक्सपेंड होती है किसी डायरेक्शन में ड्यू टू चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, वहां पे स्ट्रेस आने की कोई संभावना नहीं है। तो यहां पे किसी भी डायरेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब सभी डायरेक्शन में ये फ्री टू एक्सपेंड है, कोई लोड भी नहीं है, तो स्ट्रेस आने का कोई रीजन यहां पे नहीं है, कोई रीजन यहां पे नहीं है। चलिए एक छोटा सा सवाल भाई, मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है, ओके ठीक है। अब इसका टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, आप बढ़ा सकते घटा सकते, कोई दिक्कत की बात। अब इसका टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो व्हाट विल बी द थर्मल स्ट्रेस? आएगा
कि नहीं आएगा? सीधी सी बात ये पूछना चाहता हूं, आएगा कि नहीं आएगा? अब कई लोगों के मन में जब मैंने ये सवाल पूछा तो कूद कूद के आ रहा होगा कि सर यहां तो थर्मल स्ट्रेस आएगी क्योंकि सपोर्ट है, रिस्ट्रिक्शन है, तो सर ये डिफॉर्म नहीं कर पाएगा। अरे क्यों नहीं डिफॉर्म कर पाएगा? इस तरफ नहीं कर पाएगा तो इस तरफ कर देगा, क्या दिक्कत है भाई? एक्सपेंशन होना चाहिए, ये तरफ वाला कुछ नहीं है कि अरे सर इस तरफ भी तो नहीं हो रहा है, अरे इस तरफ नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, इस तरफ हो जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका लेंथ अगर L था तो लेंथ में भी इंक्रीज हो गया, D में भी इंक्रीज हो गया, यानी ये भी फ्री एक्सपेंशन है, ये भी हमारी बॉडी डिफॉर्म करने के लिए फ्री है अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। यानी अगेन देयर इज नो रीजन कि यहां पे कोई थर्मल स्ट्रेस आए या फॉर दैट मैटर कोई भी स्ट्रेस आए। ठीक है, तो ये भी हमारा केस क्या है? ये भी हमारा केस क्या है? ये भी केस है हमारा फ्री एक्सपेंशन का, ये भी केस है हमारा फ्री एक्सपेंशन का। तो सर आपने हेडिंग तो लिखा थर्मल स्ट्रेस और हर केस में तो आप ये बोल देते हो कि स्ट्रेस ही नहीं आई, है ना? तो बेटा यहां पे कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन स्ट्रेसेस आएंगी और कब आएंगी? नेक्स्ट सेशन में आएंगी। क्यों? क्योंकि इस सेशन में पहले आप इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्व करिए, ठीक है? फिर जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो थर्मल स्ट्रेस भी आएगा और अलग अलग केसेस में हम उसे इवैल्यूएट भी करेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।